गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। हम लोग कंटिन्यूसली सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट में आप देख रहे थे कि पिछले दो वीडियो से हम लोग जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इससे पहले जेईई मेन में पूछ चुके हैं उसी क्वेश्चन का डिस्कशन करते आ रहे हैं। और आज हम लोगों का वो जेईई मेन सेक्शन ख़त्म हो जाएगा और साथ साथ नीट के क्वेश्चन में हम लोग एंट्री कर देंगे और उसके बाद हम लोग नीट सेक्शन के बाद ठीक बोर्ड के क्वेश्चन में एंट्री कर लेंगे। तो हम लोग 20 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए थे, 1 से लेकर के 10 और पुनः 11 से लेकर के 20। इन क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग यहाँ कर लिए थे। अब आज की क्लास में हम लोगों को 21 से लेकर के कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप 30 तक के क्वेश्चन को 30 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कि आप सारे बच्चे कॉपी पे इन सॉल्यूशन को आप नोट कर रहे होंगे, तभी आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। सिर्फ देखने से फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब लाइन ये है कि आपको जो भी लाइन पढ़ाया जाता है ना, उन तमाम लाइन को आप एक बार कॉपी पे ढंग से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो आप शायद बेहतर ढंग से बातों को समझ पाएंगे। और जिन बच्चे को सॉलिड स्टेट का थ्योरी छूटा हुआ है, तो हम शाम के एक नए बैच देने वाले हैं इस महीना के एंड में। तो निश्चित रूप से अगर आपका थ्योरी काफ़ी ज़्यादा छूट गया है तो आप उस क्लास को ज्वाइन करके सारे थ्योरी को पुनः रिकमांड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को कंटिन्यूसली आगे करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन अभी जो एक्चुअली बनाना है वो है आपका ये रहा स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए डायरेक्ट फार्मूला, हालांकि वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन के वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है। अगर आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब से हमारे ही चैनल पे सॉलिड स्टेट के पूरे 45 लेक्चर पढ़ाए गए हैं। उनमें आप जाकर के देखेंगे तो हेक्सागन का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है ना, वो मैंने आपको निकाल के दिया है। हेक्सागन का हाइट, हेक्सागन का वॉल्यूम कैसे निकाले जाते हैं ना, कंप्लीट स्टडी पूरे वीडियो बना करके दिए हुए हैं। उसमें जाकर के आप इन क्वेश्चन का डिटेल स्टडी कर सकते हैं कि हेक्सागन का वॉल्यूम कैसे निकाले जाते हैं। तो हम तो यहाँ ऑब्जेक्टिव सेशन डिस्कस कर रहे हैं, हम तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन को टिक आउट करेंगे। तो अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं ना, सॉलिड स्टेट पूरे थ्योरी के साथ पढ़ना चाहते हैं ना, तो इसी चैनल पे, इसी केमिस्ट्री कार्ड चैनल पे आप सॉलिड स्टेट के प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर में जाएंगे और उसमें टोटल 45 लेक्चर दिए गए हैं सॉलिड स्टेट के। उनमें आप हेक्सागनल जो 20-25 के बाद लेक्चर होगा, उसमें हेक्सागनल यूनिट सेल का 3-4 लेक्चर है। तो पूरे हेक्सागन का पढ़ाई 3-4 क्लास में हमने करवाया है। उसे आप एक बार अगर ढंग से देख लेंगे ना, तो इन सारे क्वेश्चन को आप धज्जियाँ उड़ा के रख देंगे। तो निश्चित रूप से हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कर रहे हैं। जल्दी आप ही बताइए, कमेंट करके जल्दी बताओगे सारे बच्चे कि हेक्सागन का वॉल्यूम कितना होता है। देखिए वॉल्यूम ऑफ एचसीपी यूनिट सेल हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग के वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो मैं आपको बता दूँ एचसीपी हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, इसमें वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है। तो मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ। अगर आपसे कभी हाइट ऑफ हेक्सागन पूछा जाए, हाइट ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग या हाइट ऑफ हेक्सागन बोला जाए, तो हेक्सागन का हाइट का फॉर्मूला 4r, r रेडियस होता है, रोटेंडर 2/3। इसे आप ध्यान रखिएगा। हाइट ऑफ हेक्सागन, किसी भी हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग एचसीपी का अगर आपसे कभी हाइट पूछा जाए ना, तो हाइट का फॉर्मूला होता है 4r रोटेंडर 2/3, जहाँ पे r होता है रेडियस ऑफ एटम। अगर आप ये डिटेल देखना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया, ये आपको वीडियो बना के दिया हुआ है सॉलिड स्टेट चैप्टर में, प्लेलिस्ट में जाकर के हेक्सागोनल यूनिट सेल का स्टडी 4 वीडियो 5 वीडियो में दिए हुए हैं। उन चारों पाँचों का पढ़ेगा तो पूरा का पूरा हेक्सागन का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आप अभी काम चलाने के लिए हेक्सागन का हाइट अगर आप याद करना चाहते हैं तो हेक्सागन का हाइट
4r रूट अंडर 2/3, ऐसे करके याद हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन हाइट नहीं पूछना है, हमारा क्वेश्चन है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट को बेस एरिया से गुना करते हैं तो चलेगा। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग का वॉल्यूम जो होता है ना, वो होता है 24√2 और RQ रूट अंडर के बाहर है, 24√2 RQ, 24√2 RQ। ये हमारा हेक्सागन का वॉल्यूम 24√2 और R रेडियस होता है इसका क्यूब, ये हमारे हेक्सागन का वॉल्यूम होता है। तो 24√2 RQ आपका ये ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है। हेक्सागन का हाइट अगर पूछे तो 4r रूट अंडर 2/3, और अगर आपसे कोई हेक्सागन का वॉल्यूम पूछ रहा है तो हेक्सागन का वॉल्यूम क्या होगा, 24√2 RQ, ऐसे करके आप निकाल लेंगे। हाइट ऑफ हेक्सागन 4r रूट अंडर 2/3 और वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन 24√2 RQ, ऐसा करके आप निकालेंगे। चलिए हम लोग इससे आगे की क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, बताइए हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग में डिटेल स्टडी के लिए वीडियो में फिर से जाना पड़ेगा और ऐसे आपको डाटा याद होगा। बोलिए HCP का हमने बताया था, HCP हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, इसका Z का मान होता है 6। और दूसरा बात, यहाँ पैकिंग की बात कर रहा है तो बताइए, पैकिंग से पहले मैं एक बार आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बता दूँ। HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यानी हेक्सागोनल यूनिट सेल बोलेगा, हेक्सागोनल का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा इस यूनिट सेल का, यूनिट सेल लगा रहेगा ना तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। अच्छा, अगर यहीं पे हेक्सागोनल प्लेन में पूछा जाएगा हेक्सागोनल लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर आप ऐसे निकालते होंगे, 1 2 3 4 5 6। अभी देखिए ये हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग हेक्सागोनल लेयर है, ये उल्टा हो, 1 2 3 4 5 5 ही किया है, कम किया है, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ऐसे देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये हेक्सागोनल लेयर है। अब देखिए इस लेयर में बात कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागोनल यूनिट सेल का एक लेयर है। बताइए इसमें जो आपको ये वाले एटम दिख रहे हैं, ये वाले एटम जो दिख रहे हैं आपको, ये बीच वाले लाल वाले एटम, बताइए इन लाल वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना। आपको बताए थे कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पास के पड़ोसी की संख्या, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, हमारे पड़ोसी कितने हैं, 6, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। हेक्सागोनल लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और यहीं पे हेक्सागोनल यूनिट सेल अगर रहता ना, HCP यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का मतलब पूरे कमरा की बात करेगा, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आपको मॉडल लेकर के बता के दिखाए होंगे। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 12 हो जाएगा। अच्छा, इसको मिटाया जाए। अब देखिए अगर आपसे कोई ये पूछे इसका पैकिंग कितना % होता है, तो इसका पैकिंग जो होता है ना वो 74% होता है। तो बोलिए अगर एम्प्टी स्पेस की बात करेगा, हेक्सागोनल में एम्प्टी स्पेस की बात करेगा, तो बोलिए एम्प्टी स्पेस कितना होगा, 26%। हेक्सागन में 74% जगह भरा होता है, इसका मतलब 26% जगह खाली होता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है एम्प्टी स्पेस इन HCP यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल में अगर आपसे एम्प्टी स्पेस की बात कर रहा है, एम्प्टी स्पेस का मतलब खाली जगह की बात कर रहा है, तो बताओ ना आप ही, हेक्सागन का 74% जगह भरा होता है, इसका मतलब बाकी के 26% जगह क्या होता है, खाली होता है। सारे आपके कॉपी में दिए हुए हैं, तो बताइए 26% जगह एम्प्टी होता है, खाली होता है, यानी आपका सही आंसर कौन सा है, डी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन।
23 नंबर क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में बहुत सारा जानकारी एक साथ ही छुपा हुआ है। देखिए ये 23 नंबर क्वेश्चन एग्जैक्टली एडवांस के पूछे हुए क्वेश्चन है, ये जेईई के क्वेश्चन नहीं है, एडवांस में पूछे हुए क्वेश्चन है। और आप जानते हैं कि जैसा नाम एडवांस है वैसा काम भी तो थोड़ा सा तो एडवांस रहेगा ही। तो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको ऐसा रखते हैं, मैं जानकारी के लिए लिख रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से लिखना इन सब बातों को। एडवांस के पूछे हुए क्वेश्चन है, बोल रहे हैं अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रिस्टल अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड आर ऑक्युपाइड। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड छेका जाता है किसमें? देखिए अगर आप NaCl की बात करेंगे ना, NaCl की, NaCl में 2 कंपाउंड होते हैं, 2 कंपोनेंट, एक Na+ होता है और एक Cl- होता है। अब NaCl में Na+ Cl- कहाँ रखा गया है? तो Cl- को रखा जाता है FCC लैटिस पॉइंट पे। बोलिए Cl- को कहाँ रखा जाता है? FCC लैटिस पॉइंट पे। और Na+ को रखे जाते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एडवांस में पूछे हुए सवाल है, एडवांस के सवाल कोई एरा गरा नहीं होता है। आज भी जेईई मेन ईजी होता है, नेट के क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं होता है, लेकिन एडवांस आज भी एडवांस ही होता है। जैसे पुराने ज़माने में था एडवांस, वो नाम ही है एडवांस, तो वाकई में ये सोसाइटी के लेवल से ज़रूर वो एडवांस होता है। तो एग्जैक्टली एडवांस के पूछे हुए क्वेश्चन है, तो एग्जैक्टली इसमें कुछ ना कुछ तो आपको ट्रिक टेक्निक, कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें पूछेगा ही। तो NaCl में Cl- को जो रखा जाता है ना FCC लैटिस पॉइंट पे रखा जाता है, और Na+ को रखा जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और आप जानते हैं कि जितना Z का मान होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो Cl- FCC में है, तो बोलिए FCC में Z का मान कितना होगा? 4। तो 4 अगर क्लोरीन होगा तो सोडियम भी 4 होना चाहिए, क्योंकि NaCl बता रहा है सोडियम 1 तो क्लोरीन 1। तो Cl- की संख्या अगर 4 तो Na+ की संख्या 4, और आप जानते हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना होता है? 4। तो NaCl Na4Cl4, यानी हमारा फार्मूला बन जाता है Na4Cl4। इसलिए आप पिछले लेक्चर में देखे होंगे NaCl का Z का मान 4 लेते हैं, क्योंकि 4 4 कॉमन आ जाएगा। तो इसी को अगर हम डिलीट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक यूनिट सेल में 4 NaCl बनने की संभावना हो जाएगा। तो इसलिए NaCl का Z का मान कितना हो जाता है? 4। खैर उससे हमें कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारा क्वेश्चन है कि इन सारे कंपाउंड में से किस कंपाउंड में अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड छेका गया है? भाई NaCl में तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड छेका गया है, टेट्राहेड्रल का कोई बात ही नहीं है। Cl- छेका है FCC लैटिस पॉइंट को। FCC लैटिस पॉइंट का मतलब आपको पता होगा ना, कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे रहेंगे Cl-, और Na+ कहाँ रहेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और आपको अगर याद हो कहानी, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो वॉइड होता है ना जो 6 गोले से घिरे होते हैं, और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे यूनिट सेल में 2 जगह पे बनता है। एक भुजा के बीच में एज सेंटर पे ये कोना के बीच की दूरी अगर ये है, इस कोना से इस कोना के बीच की दूरी अगर ये है, तो यहाँ जो बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। और कैसे बनता है आपको बताए हुए थे, A/2 पे ऊपर रख रहा, A/2 पे नीचे रख रहा, क्योंकि सारे कॉर्नर में तो गोला होगा। A/2 पे आगे रख रहा, A/2 पे पीछे रख रहा, A/2 पे बाएं रख रहा, A/2 पे दाएं रख रहा, यानी टोटल रख रहा 6 रख रहा, और 6 रख रहा जैसे मिला तो उसका नाम होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आप ही बता दो मेरे को कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे यूनिट सेल में 2 जगहों पे बनता है, एक एज सेंटर पे और दूसरा बनता है हमारे बॉडी सेंटर पे। तो मेरे विचार से सर NaCl में तो टेट्राहेड्रल वॉइड का कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए NaCl का ये जानकारी हमारे लिए सही है। तो मेरे विचार से आप ज़्यादा कुछ नोट करें ना करें, ये ज़रूर नोट कर रहे हैं कि NaCl FCC लैटिस पॉइंट पे रहते हैं, जिसमें Cl- FCC में रखा गया है और Na+ को ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखा गया है। आगे हमारा ZnS। चलिए ZnS की अगर हम बातें करेंगे, ZnS, बोलिए ZnS की अगर बात करेंगे ना, तो इसमें देखिए ZnS ये टूट जाता है 2 भागों में। ये टूटता है Zn+2 में
और साथ में S-2 में। देखिए S-2 को रखा जाता है एब्सिस लैटिस पॉइंट पे, एब्सिस लैटिस पॉइंट पे, और Zn+2 को रखा जाता है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में। बताइए अब अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब समझ रहे हैं ना। एब्सिस में रखा है तो Z का मान 4, Z का मान 4 यानी आपको सल्फर की संख्या 4 हो गया। फार्मूला का रेशियो बता रहा है जिंक अगर 1 तो सल्फर भी 1, तो सल्फर की संख्या अगर 4 तो जिंक की संख्या होगा 4, तो जिंक 4 ही होना चाहिए। बताइए अगर जिंक को टेट्राहेड्रल वॉइड में रख दिया तो आप जानते होंगे ना कि जितना Z का मान होता है उसका 2 गुना टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो Z अगर 4 है इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 8 होगा, लेकिन 8 वॉइड में से मात्र अल्टरनेट में रखा है, तो 8 कोना का अल्टरनेट क्या होता है, 4 होता है। आप जानते होंगे ना कि कॉर्नर से √3/4 डिस्टेंस पे हमारे कॉर्नर में ही एक टेट्राहेड्रल वॉइड का निर्माण होता है जो कि 4 गोले से घिरे होते हैं, और आपको मैंने मॉडल से ये दिखाया हुआ था। खैर उससे हमें कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है, हमें तो अपने क्वेश्चन से मतलब है। तो बोलता है किसमें अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड भरा होता है। भाई ZnS में अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड भरा होता है। जिंक 4 है, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होगा, लेकिन अल्टरनेट में इसका 4 हो जाएगा, तो जिंक की संख्या भी 4 हो जाएगा। तो जिंक 4 सल्फर 4 यानी ZnS में Z का मान होता है 4। खैर इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं, हमारा आंसर कौन सा निकल गया, बी आंसर होगा। जब इतने बातों को हमने डिस्कस किया है तो मेरे विचार से एक बार CF2 की बातों को भी देख लिया जाए। CF2 ये देखिए, इसमें 2 चीज़ है, कैल्शियम +2 है और F-1 है। यहाँ पर F-1 को कैल्शियम को रखा जाता है एब्सिस लैटिस पॉइंट पे, एब्सिस लैटिस पॉइंट पे, और फ्लोरीन को रखा जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो इसलिए एब्सिस में Z का मान 4 होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 8 होता है। तो कैल्शियम 4 बार, फ्लोरीन 8 बार। तो देखिए कैल्शियम है 4 बार, फ्लोरीन है 8 बार, 4 8 में 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन ले लिया तो देखिए ये बन गया कैल्शियम 1 फ्लोरीन 2। यानी CF2 में Z का मान अगर हमसे कोई पूछेगा तो कैल्शियम फ्लोराइड में Z का मान कितना होगा, 4। ये हमारे लिए एक जानकारी का लाइन है। अब हमारे पास लास्ट कंपाउंड दिया हुआ है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। आपको एडवांस के सिलेबस में 5 कंपाउंड पढ़ना है, NaCl, CHCl, ZnS, Na2O, CF2। ये 5 कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर, इस 5 कंपाउंड का Z, इन 5 कंपाउंड का टचिंग कंडीशन, इन 5 कंडीशन में साइट, कौन सा कैटाइन किस जगह पे रहेगा, कौन सा एनाइन किस जगह पे रहेगा, इसके क्वेश्चन निश्चित रूप से हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो एग्जैक्टली एडवांस के क्वेश्चन है तो एडवांस में तो दम होगा ही। तो फिर से अब लास्ट हमारा बंदा है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को अगर डिस्कस किया जाए देखिए सोडियम ऑक्साइड तो एग्जैक्टली उसी डिज़ाइन का है। सोडियम ऑक्साइड यहाँ पे Na पे +1 है और ऑक्सीजन पे -1 है, -2 है। यहाँ पे देखिए एनाइन को रखा गया है एब्सिस लैटिस पॉइंट पे, एब्सिस लैटिस पॉइंट पे, और बोलिए एब्सिस में इसका मतलब Z का मान 4 होगा, और कैटाइन को रखा गया है TB में, और टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या आप जानते हैं दुगुना होता है, 8 होगा। तो सोडियम 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। देखिए सोडियम हो गया 8, ऑक्सीजन हो गया 4, कॉमन कितना लोगे, 4 कॉमन लोगे तो सोडियम हो जाएगा 2, तभी ना 2 को 4 से गुना करोगे तो 8 हो जाएगा, और ऑक्सीजन हो जाएगा 1, यानी ये आपका आंसर है। यानी Na2O में Z का मान कितना होगा, 4 होगा। इस तरह से हम लोग इस पूरे कंपाउंड को समझ सकते हैं। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में सिर्फ जिंक सल्फाइड को रखा जाता है, उसमें भी कैटाइन जिंक को रखा जाता है। टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 8, लेकिन 4 में ही रखा जाता है ना, यानी 50% टेट्राहेड्रल वॉइड जिंक आयन के द्वारा भरा होता है। चलेगा, हम लोग ये बातें कर रहे थे, एडवांस के कुछ क्वेश्चन आ गए थे बीच में,
चलिए कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा स्क्रीन पे रहा चौथा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके अच्छे क्वेश्चन है, कंपटीशन के ही क्वेश्चन है, बोर्ड से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। हालांकि डायग्राम यहाँ पे नहीं बना हुआ है, लेकिन मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको समझाता हूँ और डायग्राम देख के बना देता हूँ और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल, स्क्वायर यूनिट सेल यानी स्क्वायर डिजाइन का है, उसका पैकिंग पूछ रहा है कितना परसेंट है, कितना परसेंट जगह भरा हुआ है। हमारे विचार से आप क्वेश्चन समझ गए। अब क्वेश्चन जब समझ गए तो क्वेश्चन को साइड करते हैं। ये देखिए इसका जो डायग्राम है ना, वो डायग्राम कुछ ऐसा है। डायग्राम ये है ऐसे। बोलिए ये ऐसे भरे हुए हैं, स्क्वायर है। बोलिए इसका ये भुजा भी दिया हुआ है ए, और इसका ये भुजा भी दिया हुआ है ए। लंबाई अगर ये चौड़ाई भी है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो आप बताइए, मैं इसमें थोड़ा सा कलर डाल देता हूँ। कितना परसेंट जगह भरा हुआ है ये पूछ रहा है, तो आपको भरा हुआ जगह कौन सा है, ये जगह देखिए भरा हुआ है। ये जगह भरा हुआ है। इसमें देखिए इसमें भरा हुआ जगह ये है। ऐसे इसमें देखिए ये जगह भरा हुआ है, और इसमें देखिए ये जगह भरा हुआ है, और इसमें देखिए ये जगह भरा हुआ है। ये जगह भरा हुआ है। खाली जगह कौन सा है, खाली जगह को मैं वाइट से दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये इसका खाली जगह है, ये खाली जगह है। इसका देखिए ये खाली जगह है, इसका देखिए ये खाली जगह है, इसका देखिए ये खाली जगह है, उजले वाली जगह खाली है। तो बोल रहे हैं ना हमसे सवाल में कि कितने परसेंट जगह इसके भरे हुए हैं। तो भरे हुए को अगर आप निकालना चाहते हैं तो मैं इस सवाल को ऐसे यहाँ पे पहले ड्रॉ करता हूँ। बोलिए पूरा एरिया पहले बताइए कितना है। लंबाई है ए, चौड़ाई है ए, तो बोलिए लंबाई गुना चौड़ाई, पूरा एरिया निकल गया ए स्क्वायर। पूरा जगह है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में देखिए तो एक सर्कल ये है बीच वाला, और 4 सर्कल का टुकड़ा ये है, 1 2 3 4। ये जो आपको लाल वाले दिख रहे हैं ये एक सर्कल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसा है। इस पर डाल देंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4। चारों का एरिया निकालना है, जोड़ देना है, तो हमें पता चलेगा। बोलिए जैसे ये सर्कल होता है, इसको 4 भाग में बांटेंगे तो 4 भाग में से एक टुकड़ा इसका यहाँ चला गया, एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा यहाँ है, और एक टुकड़ा यहाँ है। तो बोलिए इन चारों टुकड़ा को मिलाएंगे तो एक सर्कल बनेगा, और ये अपने आप में एक पूरा सर्कल है। तो बोलिए सर्कल का एरिया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पायर स्क्वायर। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पायर स्क्वायर। तो ऐसा ऐसा हमारे पास कितने वृत्त हैं, 2 वृत्त है, 1 2 3 4, ये चारों वृत्त है। चारों मिलाकर के एक वृत्त बन जाएगा, एक सर्कल बनेगा, और एक बीच में सर्कल है। तो टोटल सर्कल की संख्या कितना, 2। यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर, तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल 2 पायर स्क्वायर। और वो कितना एरिया में है, तो पूरा एरिया है ए स्क्वायर। लंबाई गुना चौड़ाई यानी ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में 2 पायर स्क्वायर भरा हुआ है। एक वृत्त ये हो गया पायर स्क्वायर, और एक वृत्त ये हो गया पायर स्क्वायर। तो 2 वृत्त यानी 2 पायर स्क्वायर जगह भरा हुआ है कितने में, तो ये पूरा एरिया है ए स्क्वायर। बोलिए ना, ये फिर से देखिए, ये फिर से देखिए,
फिर से देखिए ये, और एक सर्कल हो गया आपका ये, तो ये एक सर्कल हुआ और इन चारों को मिला करके एक सर्कल हुआ, तो टोटल कितना हो गया, 2 सर्कल। तो लंबाई है ए, चौड़ाई है ए, तो ए स्क्वायर जगह में कितना जगह छेका हुआ है, तो एक ये चारों मिला करके पायर स्क्वायर, और ये हो गया पायर स्क्वायर, तो 2 पायर स्क्वायर भरा हुआ है, ऐसे बोलेंगे। तो चलेगा, पहले हम इसको मिटा के थोड़ा जगह बना लेते हैं, तब मैं आपको समझाऊं और अच्छे से। बोलिए, इसको अगर समझाने की बात करेंगे तो जो रेड वाले हैं ना वो छेका हुआ है, और जो उजला वाला है ना वो खाली जगह है। तो बोल रहा है कितना % जगह भरा हुआ है। तो सबसे पहले ये बता दीजिए आप, इसका डायग्राम अगर आप बनाना चाहेंगे तो डायग्राम देखें तो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, बीच में ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है। बोलिए, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, तो लंब है ए, लंब है ए, आधार है ए, इसका कर्ण हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a। जिसमें बोलिए यहाँ से यहाँ का रेडियस r, यहाँ से लेके यहाँ का रेडियस r, यहाँ से यहाँ का रेडियस r, यहाँ से यहाँ का रेडियस r। बोलिए पूरा आधार अगर a और ये लंब है a, तो लंब स्क्वायर परा स्क्वायर प्लस खरा स्क्वायर बराबर टेढ़ा का स्क्वायर, तो ये √2a आ जाता है ना। √2a बराबर कितना हो जाएगा, 4r लिख दिया। तो बोलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 4r बट्टा √2, a बराबर 4r बट्टा √2, a बराबर कितना हो जाएगा, 4r बट्टा √2। चलिए पूरा एरिया कितना है, ए स्क्वायर, लंबाई गुना चौड़ाई ए स्क्वायर में 2 सर्कल का एरिया छेका हुआ है। चलिए इसको हटाते हैं, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। बोलिए, अगर हम इसको सॉल्व करने की बात करें तो बोलिए ए स्क्वायर में कितना छेका हुआ है, 2 पायर स्क्वायर, 2 वृत्त के बराबर छेका हुआ है। तो ए स्क्वायर में छेका हुआ है 2 पायर स्क्वायर, तो बोलिए एक में कितना छेका होगा, 2 पाई r स्क्वायर और बट्टा ए स्क्वायर। और आपको पता होगा इकाई जगह में जितना भरा होता है उसी को बोलते हैं पैकिंग। तो बोलिए आप इसका अगर पैकिंग निकालना चाहते हैं तो पैकिंग कितना निकला, बोलिए इकाई में इतना भरा हुआ है, तो यही बन जाएगा पैकिंग, तो 2 पाई r स्क्वायर और बट्टा में है ए स्क्वायर। और अभी हमने साबित किया था ना, यहाँ से यहाँ का दूरी r, यहाँ से यहाँ का दूरी r, यहाँ से यहाँ का दूरी r, यहाँ से यहाँ का दूरी r। बोलिए कितना r, 4r। तो √2a बराबर 4r, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। √2a बराबर 4r, तो बोलिए a बराबर क्या होगा, 4r और बट्टा √2, ये बन जाएगा। तो a के जगह पे हम रखेंगे 4r बट्टा √2, तो देखिए बन जाएगा 2 पाई r स्क्वायर और बट्टा a के जगह पे लिखना पड़ेगा 4r बट्टा √2, तो ये बन जाएगा 4r और बट्टा में आ जाएगा √2 और a स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहाँ से अगर हम पैकिंग निकालने की बात करेंगे तो पैकिंग कितना होगा, बोलिए 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर और बट्टा में 4r का स्क्वायर, 4 चौका 16, तो आ जाएगा 16r स्क्वायर और बट्टा में कितना है, √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2। बोलिए नीचे वाला 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो बोलिए आ जाएगा 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर और बट्टा में 16r स्क्वायर और यहाँ गुना हो जाएगा 2 से। बोलिए 2 दूनी 4 और 4 चौका 16, r स्क्वायर कट जाएगा, तो बोलिए ये कितना आ जाएगा, पैकिंग आपको आ जाएगा, पैकिंग आ जाएगा आपको कितना, तो π/4। अब आंसर देखिए ना, परसेंटेज के टर्म में दिया है, तो हमने तो इकाई जगह में इतना माना था, तो पैकिंग का मतलब परसेंटेज में अगर दिया है तो किससे गुना करेंगे, 100 से। तो बोले 100 से गुना करोगे तो 4 25, तो ये पाई गुना 25 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, 3.14 गुना 25, 25 या 75, 75 से थोड़ा ज़्यादा, 75 से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि 3 नहीं है, 3 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 25 या 75 से थोड़ा ज़्यादा, तो 75 से थोड़ा ज़्यादा आपको मिल रहा है यहाँ पे 78, यानी 78.54% जगह भरा होता है। इसका मतलब खाली जगह कितना होता है, बाकी का 100 में से अगर हटा देंगे
78.54 को 100 में से घटा देंगे तो खाली का जगह निकल जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक कहने का मतलब वो 9-10 वाला थोड़ा फार्मूला का यूज़ होता है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं। 2 डायमेंशनल पैकिंग में आपको पूछा जा रहा था कि कितना % जगह भरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन पे। आगे आपका 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जल्दी बताओ। बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्युपाइड बाय Zn+2 इन Zns। बोलिए ये Zns है, जरा गौर करो। तो Zns में आप जानते हैं कि होता है Zn+2 और S-2। बोलिए S-2 को कहाँ रखा जाता है? सर इसको रखा जाता है एब्सिसी लैटिस पॉइंट पे। S-2 को एब्सिसी लैटिस पॉइंट पे रखा जाता है। और सर Zn+2 को कहाँ रखा जाता है? तो Zn+2 को रखा जाता है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, अल्टरनेट टीवी में। बोलिए Z का मान कितना होता है? 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितना होता है? 8। लेकिन 8 में नहीं रखना है, हमें अल्टरनेट में रखना है। तो 8 का अल्टरनेट कितना होगा? 4। तो बोलिए 4 में 8 जगह में से 4 भरा हुआ है, इसका मतलब कितना % जगह भरा हुआ है? 4% जगह भरा हुआ है, सॉरी 50% जगह। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, उन 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में मात्र 50% में Zn+2 रखा रहेगा, तभी ना 4 में आ पाएगा। आप ही सोचिए ना, 8 का 50% कितना होगा? 4 होगा। तो एग्जैक्टली हमें एब्सिसी में रखा गया है, तो जिंक को रखना है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 8, क्योंकि Z का मान 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड दुगुना होता है 8, अल्टरनेट में रखना है तो 4। तो बोलिए टेट्राहेड्रल का कितना %? 50% जगह भरा होता है और 50% जगह खाली होता है। ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन था। चलिए इससे आगे 26 नंबर क्वेश्चन पे बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितने आसान बातें कर रहे हैं हमसे। बोल रहा है इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, यानी एब्सिसी में यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल? एब्सिसी लैटिस में एक कमरा कितने कमरे में शेयर होते हैं? बताइए हम जिस क्लासरूम में पढ़ाते हैं उस क्लासरूम को कितने क्लासरूम से आप कोरिलेट कर सकते हो? एक चापाकल की तरफ, एक पीछे की तरफ बर्फ फैक्ट्री की तरफ, एक बाएं तरफ और एक दाएं तरफ, एक छत पे और एक ज़मीन के अंदर। तो बोले हमारे कमरे के जो हैं वो 6 कमरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? मेरे ऊपर भी कमरा, मेरे नीचे भी कमरा, 2 हुआ। मेरे बाएं भी कमरा, मेरे दाएं भी कमरा, 4 हुआ। मेरे आगे भी कमरा, मेरे पीछे भी कमरा, 6 हुआ। तो एब्सिसी लैटिस में गोला हमारे फेस पे होते हैं। तो आप ये बताएं ना, हमारे फेस के गोले यानी हमारा जो फेस है वो 6 यूनिट सेल में बट रहा है। कैसे में? तो हमारे ऊपर में बट रहा है, नीचे में बट रहा है, बाएं वाला बट रहा है, दाएं वाला बट रहा है, आगे वाला बट रहा है, पिछवाड़ा वाला बट रहा है। इसका मतलब हमारे जो यूनिट सेल होते हैं ना वो 6 यूनिट सेल में बढ़ जाते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे 6 यूनिट सेल में बढ़ जाते हैं। तो वही बोल रहा है कितने में इक्वली शेयर्ड होंगे? 6 में इक्वली शेयर्ड होंगे। चलिए ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन था। 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बालक। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है देखिए। पैकिंग का क्लोजेस्ट पैकिंग, इसका इसी तरह से तो नाम पड़ा था। आप जानते हैं एफसीसी का दूसरा नाम होता है सीसीपी, और सीसीपी में जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो होता है एबीसी एबीसी एबीसी, ये आपको बताया गया होगा। और यहीं पे अगर एचसीपी होता है ना एचसीपी, तो एचसीपी में जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? ए बी ए बी ए बी ए बी डॉट 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 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। हेक्सागन में ए बी अरेंजमेंट होता है, और एफसीसी या सीसीपी में एबीसी 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 पैटर्न को फॉलो करते हैं। चलिए तो बोल रहा है एबीसी एबीसी किस में है? तो एबीसी एबीसी फेस सेंटर पे है, यानी आपका सही आंसर है सी। चलिए अगर हमारा अगला सवाल है 28। बोल रहे एक डायलॉग याद होगा ना, पीछे से डालेगा तो एन पी टाइप और आगे वाला डालेगा तो एन टाइप। याद है कि नहीं याद है? पीछे से डालोगे पी टाइप, आगे से डालोगे एन टाइप। कैसे याद होगा ना? आपको बताए होंगे डायलॉग। देखिए, नाना पापा आंटी सब बीमार, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे बलमा।
अब इसके बाद है बाल गंगाधर इंडियन तिलक। बोलिए, ये पीछे से डालोगे इसमें तो पी टाइप, और ये आगे से इसमें डालोगे ना तो एन टाइप। क्वेश्चन अब जरा देखो, बोल रहा है प्योर सिलिकॉन, ये जो प्योर सिलिकॉन है ना, इस ड्रॉप इसमें मिलाया जाता है फास्फोरस 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 आगे से। बोले फास्फोरस आगे से डाला गया, आगे से डालेंगे तो कौन टाइप, एन टाइप, एन टाइप डाल दिया, एन टाइप। समझ गया हमारी बात। चलिए, ये 28 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हमारे विचार से हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 29 देखिए क्या बता रहा है। एससीसी का पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है। आपको याद है एससीसी का पैकिंग फ्रैक्शन कितना परसेंट जगह भरा होता है? बताए थे 52% जगह भरा होता है। एससीसी में 52% जगह भरा होता है, बीसीसी में 68% जगह भरा होता है, एफसीसी में 74% जगह भरा होता है, और हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग में भी 74% जगह भरा होता है। लेकिन ये डाटा जो दिया था ना मैंने आपको, जब एससीसी पढ़ाया होगा ना, तो उन्हें एससीसी में जब हम पैकिंग निकाले होंगे तो उस समय रास्ते में आपको π/6 आता है, याद होगा। क्योंकि एससीसी में याद है क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? मैं 2 मिनट के लिए आपसे बातें शेयर करूँ, मैं 2 मिनट भूले बिसरी बात पुरानी याद दिला देता हूँ। बोलिए, सबसे पहले एससीसी लागू होता है, तो एससीसी में जानते हैं ना ए बराबर कितना, 2r। बोलिए, हमने बोला था वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना, ए क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ एटम कितना, VA। बोले थे VC जगह में VA भरा हुआ है, तो एक में भरा होगा VA/VC, और एक में जितना भरा होता है उसी को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो हमने निकाला था पैकिंग फ्रैक्शन बराबर कितना, VA/VC। कॉपी में जाके देखिए एटम ने कितना जगह छेका, एटम गोलाकार होता है, और आप जानते हैं कि एससीसी में Z का मान 1 होता है, तो एक गोले का वॉल्यूम होगा 4/3 πr3 और बट्टा ए। बोले ए जगह ए क्यू, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, VC की जगह ए क्यू, यहाँ से VC की जगह ए क्यू। अब बोलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 4/3 πr3 और बट्टा ए। बोलिए ए की जगह पे कितना लिखोगे, ए की जगह पे 2r, यहाँ देखो ए की जगह पे 2r का होल क्यू कर दोगे। अब बताइए पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या निकल जाएगा, पाई के टर्म में आंसर लाना है, तो 4/3 πr3 अब बट्टा 2 दूनी 4 r3, r3 से r3 फार 4 तो बोले कितना बन गया। अच्छा, यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा ना, 2r का होल क्यूब यानी 8r3 होगा। यहाँ देखिए, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2 बच गया, 3 दूना 6 π/6। अब बोलिए π/6, पाई का मान होता है 3.14 और बट्टा में 6 रखा है, इसी को सॉल्व करेंगे तो 0.524 आता है। अब देखिए एक में भरा हुआ है 0.52, तो 100 में कितना भरा होगा, 0.52 गुना 100 कर देंगे, यानी आ जाएगा 52% जगह भरा होता है। तो बोलिए हमारे आंसर में पैकिंग कितना है, π/6। देखिए हमारा आंसर कौन सा सही है, 29 का ए। आपकी कॉपी में बहुत ही बेहतर ढंग से बताया गया है, यहाँ पे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन आपके कॉपी में, आपके रास्ते में बताए हुए हैं। तो मिलते हैं फिर से हम लोग अगले क्लास में। एक क्वेश्चन और मेरे को डिस्कस करना है, 30 नंबर। बोलिए एज लेंथ ऑफ क्यूब इज 400 पिकोमीटर। जरा बताइए एज लेंथ का मतलब क्यूब क्या, भुजा की लंबाई दिया हुआ है 400 पिकोमीटर। आगे बोल रहा है बॉडी डायगोनल वुड बी। बोले बॉडी डायगोनल का लंबाई नहीं आता क्या, ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है। बॉडी डायगोनल कॉपी में डायरेक्ट लिखाए हुए थे, निकाल के बॉडी डायगोनल कोना से कोना √3 है, √3 का मान 1.732 गुना ए का मान हो जाएगा 400। तो बोलिए आप ही 2 0 उड़ाएंगे तो ये आ जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे तो आ जाएगा 173.2 गुना 4, ये 2 0 को उड़ा दिए। तो बताइए 173, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 7 28, 1 29, 4 1 4 2 6, 692.8 पिकोमीटर आ गया, 692.8 पिकोमीटर। देख लीजिए आपके 30 क्वेश्चन यहाँ तक, 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। अब आप ही बताइए मेरे को कि लगातार आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब तक आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लोगे ना और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में भी स्कोर कम होने की संभावना बनती है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से ये सारे क्वेश्चन नहीं लग जाते हैं।
थ्योरी पढ़ने से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लगेंगे, पूरे कॉपी को याद भी कर लोगे ना फिर भी 100% क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन का ही करना पड़ता है। तो कॉपी में जितने थ्योरी आपको दिए जाते हैं उन थ्योरी को घर पे आराम से रिवीजन कीजिए, सामने में मोबाइल चला लीजिए, जब थ्योरी पूरा रिवीजन हो जाए एक कॉपी ले लीजिए और हमारे ऑब्जेक्टिव सेशन को कंटिन्यूसली देखते रहें। ऐसे करने के साथ ही आपके 100% रिजल्ट हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप लटक सकते हैं। तो इसलिए उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप कंटिन्यूसली लगातार मेहनत करते होंगे और कॉपी के थ्योरी को रेगुलर पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा पढ़ोगे इतना दिमाग में रख लीजिए कि नंबर उतने ही पॉजिटिव हमारे हो रहे हैं। कुछ ना कुछ आज स्टडी किया कुछ पॉजिटिव होगा, कल स्टडी करूँगा कुछ और पॉजिटिव होगा। ऐसे हमारा दिन प्रतिदिन मेहनत करने से ही एक बार हमारा खतरनाक रिजल्ट आता है। तो इसलिए उम्मीद है कि आप सारे बच्चे निश्चित रूप से बना रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। असाइनमेंट को स्क्रीन के सामने में रख लेना है, क्वेश्चन को डिस्कस कैसे कर रहे हो वो देखना है, फिर खुद से बनाने को ज़्यादा दिक्कत होता है वीडियो पॉज करने के बाद उसको पूरा सीख लेने को, तभी उसके बाद रिपीट करने को। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को हम लोग खुद से बनाएं। हालांकि अभी तो थोड़ा सा टफ सेक्शन है, इसमें कुछ कम ऑब्जेक्टिव बन रहे होंगे, लेकिन जैसे हम बोर्ड के सेक्शन में आएंगे अगले क्लास के बाद हम लोग लगता है कि 1-1.5 क्लास में बोर्ड के सेक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि हम 30 पे पहुंच गए हैं और 50 के बाद हमारा बोर्ड का क्वेश्चन लगवा आ जाएगा। तो 30 पे हम लोग पहुंच ही चुके हैं, इससे आगे बस हम लोग धीरे धीरे जलने की कोशिश करते हैं। तो 1 से 2 क्लास और चाहिए मुझे इन सेक्शन के लिए, और उसके बाद हम लोग आगे की बातों को डिस्कस करेंगे। 1 से 30 तक के क्वेश्चन को आप कॉपी में बना लेंगे, पिछले चैप्टर का रिवीजन करेंगे। जब ये पूरे कंप्लीट आप बना लेंगे तो उसके बाद आपको एक बार टेस्ट ले लिया जाएगा। टेस्ट लेने के बाद ही पता चलेगा आपने सच्चाई मायने में ऊपर से मेहनत किया या अंदर से मेहनत किया। तो अगर ये वीडियो हमारी समझ में आई हो तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्त यारों में हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन में घंटा समझ रहे ना बढ़िया से दबा देंगे। और हम लोग फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे को थैंक यू।